उन डिब्बों पर चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। झिंग डिब्बों को देखकर तुरंत समझ जाती है कि यह कॉटेज असल में चीनी रिसर्चर्स का था। इसका मतलब था कि इसके आसपास ही चाइना का मुख्य एंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मौजूद है। ये जानकर फू काफी खुश होता है और झिंग से पूछता है कि क्या वे पैदल उस रिसर्च स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। झिंग उसे सच्चाई समझाते हुए बताती है कि यह सफर इतना आसान नहीं है। झिंग हिसाब लगाकर बताती है कि उनके पास डिब्बा बंद खाना बहुत लिमिटेड है जो कुछ ही दिन चलेगा। इसके अलावा जनरेटर के लिए ड्रम में केवल 200 लीटर फ्यूल बचा है। अगर वे जनरेटर को रोजाना सिर्फ 4 घंटे चलाएं तो यह ईंधन 75 दिनों तक ही चलेगा। यानी उन्हें हर हाल में अपने सामान और रिसोर्सेज को 75 दिनों तक ही चलाना होगा। झिंग यह भी बताती है कि अभी अंटार्कटिका में समर सीजन चल रहा है, लेकिन जल्द ही खौफनाक विंटर शुरू होने वाला है जिसमें तापमान -50 डिग्री तक गिर जाएगा और सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये सब जानने के बावजूद फू इस जानलेवा चैलेंज को स्वीकार करता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फू वादा करता है कि वो रोज कॉटेज से बाहर निकलेगा और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर रिसर्च स्टेशन को तलाशेगा। अगले दिन झिंग एक प्रॉपर सर्च प्लान बनाकर फू को समझाती है कि उसे केवल 3 खास दिशाओं में ही जाकर ढूंढना है और शाम होने से पहले कॉटेज लौटना है। लेकिन फू जोश में आकर झिंग की पूरी बात ध्यान से नहीं सुनता और अकेले ही निकल पड़ता है। वो घंटों बर्फीले मैदानों में भटकता है पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं पर फू के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद वो झिंग की बताई डायरेक्शन में जाना शुरू करता है पर वहाँ भी निराशा मिलती है। फिर भी जब फू शाम को कॉटेज लौटता था तो झिंग के सामने मुस्कुराकर झूठी उम्मीद देता था कि आज उसने कुछ निशान देखे हैं ताकि झिंग का हौसला न टूटे। खोज के दौरान एक दिन फू अंटार्कटिका के साउथ पोल वाले डेंजर जोन में पहुंच जाता है जहां उसका सामना एक विशालकाय आइसबर्ग से होता है जो कभी भी टूट कर गिर सकता था। फू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। इसी तरह तलाश करते करते 14 दिन बीत जाते हैं। राशन तेजी से खत्म हो रहा था। ये देखकर झिंग फू से कहती है कि तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाकर रोज कम से कम 4 किलोमीटर का दायरा कवर करना होगा। फू उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह झिंग उसे बचा हुआ खाना खिलाकर दुआओं के साथ बाहर भेजती है, लेकिन खाने की भारी किल्लत के कारण फू खुद भोजन का इंतजाम करने की सोचता है। वो लोहे के एक नुकीले टूल की मदद से बर्फीली झील में छेद करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है और किस्मत से एक मछली पकड़ लेता है। फू बेहद खुश होकर कॉटेज की ओर लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर बर्फ की एक बेहद कमजोर परत पर पड़ जाता है। बर्फ टूटते ही फू चीखते हुए नीचे एक बहुत गहरी बर्फीली खाई में जा गिरता है। करीब 13 घंटे बाद जब फू को होश आता है तो वो खुद को बर्फ की दीवारों से घिरी एक अंधेरी केव में पाता है। वहाँ का भयानक माहौल देखकर फू की हिम्मत टूट जाती है। खाई इतनी गहरी थी कि बिना किसी रस्सी के ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। फू निराश होकर बर्फ पर ले जाता है। इसी तरह उस जगह खाई में 2 दिन बीत जाते हैं। उधर कॉटेज में झिंग फू के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब 2 दिन तक फू नहीं आता तो झिंग की घबराहट बढ़ जाती है। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। झिंग को लगता है कि अगर